हाँ, तो देखिए हम बात कर रहे हैं फ्यूल सेल की। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, फ्यूल सेल जो होता है, इसको आप एज अ गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं, बट एक कंप्लीटली गैल्वेनिक सेल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए पहले तो हम देखते हैं कि भाई इसको गैल्वेनिक सेल हम क्यों कहते हैं। इसको गैल्वेनिक सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलरली केमिकल्स का यूज करके इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ गैल्वेनिक सेल। बट सेकेंडली कि हम लोग इसको गैल्वेनिक सेल क्यों नहीं कहते हैं? अरे यार, होल्ड ऑन कीजिए। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलना। हो, अच्छा आता ते आल्यावर पाहतो, आता मी क्लासमध्ये आहे. हाँ, तो गैल्वेनिक सेल हम इसको इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि भाई इसमें केमिकल का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाते हैं। अब सेकंड चीज है कि भाई इसको हम गैल्वेनिक सेल क्यों नहीं कहते। देखिए गैल्वेनिक सेल की खास बात ये होती है कि उसमें एक ही बार में हम लोग केमिकल डाल देते हैं, और वही केमिकल फिर क्या होता है, यूज होता है। मतलब वो सेकेंडरी रहा तो वो वापस से क्या हो जाता है, रीजनरेट होकर उस सेल को हम वापस से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्राइमरी वोल्टेज सेल रहेगा तो उसमें से सारा केमिकल जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो वो सेल काम करना बंद कर देगा। तो ये जो पर्टिकुलरली सेल है फ्यूल सेल, ये कब तक काम करेगा, जब तक इसके रिएक्टेंट आप कंटिन्यूअसली पास करते रहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ रिएक्टेंट होते हैं, उसको आपको कंटिन्यूअसली पास करना होता है, और जब तक आप इसको पास करते रहोगे ये वाला सेल काम करते रहेगा। और जैसे ही आपने एक बार इसको क्या कर दिया, पास करना बंद कर दिया रिएक्टेंट को, तो फिर ये सेल आप लोगों का काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? और यही एक वजह होता है कि इसको हम कंप्लीट गैल्वेनिक सेल नहीं कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया मैंने क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये जो पर्टिकुलरली फ्यूल सेल होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है ये इस बेसिस पर होता है कि कंबशन रिएक्शन पता है ना आप लोग को क्या होता है? कंबशन रिएक्शन पता है कि आपको क्या होता है? हाँ, क्या? रिएक्शन विथ O2। रिएक्शन विथ O2, बराबर है। अब आपको पता है कि जब भी किसी रिएक्शन में हम O2 मतलब ऑक्सीजन पास करते हैं, उस रिएक्शन को हम एक और नाम दे सकते हैं क्या? रिएक्शन विथ O2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ, क्या कहते हैं भाई, रिएक्शन विथ O2 को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। और आप लोगों को पता है अगर यहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो उसके बाद मतलब सीधी सी बात है कि वहाँ रिडक्शन भी होता होगा। तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल ये होता है कि फ्यूल सेल में जो मेन रिएक्शन होता है वो कंबशन रिएक्शन होता है। ठीक है, देन आप लोग को पता है कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, उसमें भी फ्यूल सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कंबशन रिएक्शन होता है। और कंबशन रिएक्शन इज नथिंग बट द काइंड ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, बराबर है। कंबशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसको आप रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो। ये इसका मेन प्रिंसिपल होता है। ठीक है, कि कंबशन रिएक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सर, अ, आप अटक गए और आवाज भी अटक रहा। भाई भी अटक रहा और आवाज भी अटक रहा है। हाँ सर, बहुत ब्लर दिख। नहीं सर, क्लियर दिख रहा है ना। अभी दिख रहा है सर। ओके, दिक्कत क्या जा रही है आप लोग को एग्जैक्टली? अटक रहे आप।
मैं वीक अटक मध्ये रहा हूँ, और कभी कभी आवाज अटकता। मैं अटक रहा हूँ, जैसे तो नेट इश्यू था वैसे। हाँ क्या हो रहा है? नेट इश्यू था उस तरह से हो रहा है, बीच बीच में ब्लर हो रहा और आवाज भी नहीं आ आवाज तो आप लोगों की भी अटक अटक कर आ रही है, इसमें दिक्कत किसकी जा रही है? ब्लर दिख रहा है सर। ब्लर दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं सर, अच्छे से दिख रहा। दिख रहा सर अच्छे से। तो अभी आगे बढ़ू मैं? हाँ बढ़िया। तो ध्यान दीजिए, इसका मेन प्रिंसिपल ये होता है कि इस पर्टिकुलरली सेल में कंबशन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, और कंबशन रिएक्शन इज नथिंग बट द काइंड ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। वो एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही टाइप होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी बात पे। ठीक है कि भाई इसको जो है हम लोग गैल्वेनिक सेल क्यों कहते हैं, ये तो आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि इसके अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होने वाला है, और इस रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से वहां पर क्या होने वाली, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होने वाली है। बराबर है? डन। ओके, which can be used to generate the electricity, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। It can be used for generating electricity, तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से? कंबशन रिएक्शन का। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल होता है। अब सेकंड बात आपको ये बताने है कि गैल्वेनिक सेल से डिफर क्यों करता है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं कि गैल्वेनिक सेल की खास बात ये होती है कि उसमें जो केमिकल्स यूज होने वाले वो ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं। बराबर है? जबकि इसमें जो होता है वो केमिकल स्टोर्ड नहीं रहते, जबकि आपको उसको कंटिन्यूअसली पास करना होता है। बराबर है? कंटिन्यूअसली उसको सप्लाई करना होता है। जब तक आप सप्लाई करते रहोगे तब तक ये फ्यूल सेल काम करता रहेगा, और जैसे उसका सप्लाई बंद हो जाएगा ये फ्यूल सेल जो रहेगा वो काम करना बंद करेगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डिफरेंस होता है। तो इसके बेसिक डिफरेंस में हम बोल सकते हैं कि इट डिफर्स फ्रॉम, ये डिफर होता है फ्रॉम गैल्वेनिक सेल, because the reactants are not stored, इसमें रिएक्शन स्टोर्ड नहीं रहते हैं, are not stored like अदर गैल्वेनिक सेल। दूसरे गैल्वेनिक सेल की तरह पर यहाँ पर जो रिएक्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी स्टोर्ड नहीं रहते हैं, बट इट इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड, आप इसको क्या करते रहोगे, कंटिन्यूअसली सप्लाइड करते रहते हो। ठीक है, फ्रॉम रिजर्वायर मतलब एक पर्टिकुलरली क्या रहेगा, रिजर्वायर मतलब एक तरह का क्या बोल सकते हो उसको, रिजर्वायर बोले तो, अरे रिजर्वायर मतलब एक तरह का, यार वर्ड ध्यान में नहीं रहा, रिजर्वायर एक तरह का यूनिट ले लीजिए जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, और उसमें से फिर कंटिन्यूअसली आप क्या करते रहोगे, सप्लाई करते रहोगे। समझ में आ रहा है? तो रिजर्वायर का मतलब समझ में आता है ना, रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखते हैं ज्यादा अमाउंट में, फिर वहां से हम कंटिन्यूअसली सप्लाई करते रहेंगे। जैसे देखिए पानी की टंकी क्या है, एक तरह का वाटर रिजर्वायर है, जहां से फिर हमको जब जरूरत पड़ेगी हम वहां से क्या करेंगे, पानी को सप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हाँ सर गाड़ी को रहता का रिजर्वायर, क्या गाड़ी को रहता का रिजर्वायर। हाँ, अपनी आप बाइक। गाड़ी का पेट्रोल टंकी ले लो ना, हमारी पेट्रोल टंकी क्या है, एक रिजर्वायर ही है ना, टैंक, इन सिंपल वर्ड टैंक, जहां पर हम बहुत सारे अमाउंट में पहले स्टोर करके रखते हैं और जब जरूरत पड़ेगी वो वहां से सप्लाई होता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, तो वो एक तरह का टैंक होता है, टंकी होती है, जिस टंकी में से आप क्या करोगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप उसको सप्लाई करोगे, और जब जरूरत नहीं पड़ेगी सप्लाई आप बंद कर दोगे। जैसे हमारे घर का सिलेंडर ले लो, वो भी एक रिजर्वायर ही है। समझ में आ रहा है? ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट। अब इसमें जो रिएक्टेंट्स यूज होते हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं? ठीक है, तो रिएक्टेंट्स यूज आर, ठीक है, तो इसमें जो रिएक्टेंट्स यूज होते हैं, सबसे पहला होता है इसके अंदर एक फ्यूल होता है, लाइक हाइड्रोजन या फिर मीथेन,
हाइड्रोजन और मीथेन एक फ्यूल होता है और दूसरा जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो इसमें दो ही मेन रिएक्टेंट यूज होते हैं। एक रिएक्टेंट वो जो एज अ फ्यूल होता है वो या तो हाइड्रोजन हो सकता है या तो मीथेन हो सकता है, और जो दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पर यूज होने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, ऑक्सीजन यूज होने वाला है। समझ में आ रहा है? देन अब हम यहाँ पर जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम बात करेंगे या फिर सिंपलेस्ट जो फ्यूल सेल होता है, सिंपलेस्ट फ्यूल सेल ये होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, और ये सबसे सिंपलेस्ट फ्यूल सेल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, तो अभी हमको जो पूरा का पूरा डिस्कस करना है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में बात करनी है। ठीक है, डन। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो होता है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में हम बात करते हैं कि H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, डन, राइट। तो ये जो होता है ये क्या होता है, इज अ गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल होता है। ठीक है, इन विच, जिसमें कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें आपकी केमिकल एनर्जी जो रहेंगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगी। क्लियर है? डन। हाँ, देन सेकंड पॉइंट में आप लोग को यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर जो फ्यूल यूज होगा वो कौन सा रहेगा। तो फ्यूल यूज इज अ हाइड्रोजन गैस, जबकि जो ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीडेंट जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेंट। ओके, तो ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज इज O2 गैस, वो O2 गैस रहेगी। ओके, डन। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आप लोग के दिमाग में रखने हैं। ठीक है, क्या कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो होता है एक ऐसा गैल्वेनिक सेल होता है, जाहिर सी बात हुई, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसमें जो फ्यूल आप यूज करोगे वो हाइड्रोजन गैस रहेगा, और उसमें जो ऑक्सीडेंट आप यूज करोगे वो कौन सा रहेगा, आप लोगों का ऑक्सीजन रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ क्लियर? सर। हाँ, अब हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की कि भाई ये जो पर्टिकुलरली चीज होती है मतलब कैसे दिखाई देता है या फिर इसको आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप लोग को यहाँ पर पता है क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, एक एनोड रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो कैथोड रहेगा। बराबर है ना, राइट। तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक एनोड रहेगा और एक कैथोड रहेगा। अब ये जो एनोड और कैथोड होते हैं, इन दोनों की खास बात ये होती है कि बोथ इलेक्ट्रोड आर मेड अप आर पोरस। ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो पोरस होते हैं। ठीक है, पोरस, पोरस का मतलब पता है ना क्या होता है? हाँ, पोरस का मतलब पता है ना क्या होता है? क्या होता है पोरस का मतलब? उसके अंदर छेद रहते। हाँ, छेद रहते, मतलब अंदर से वो पूरा खोखला रहता है, पूरी तरह से वो एम्प्टी रहता है। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का क्या, एनोड और कैथोड। ठीक है, ये कैसा होता है, ये कंप्लीटली पोरस कार्बन रॉड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड और कैथोड क्या होते हैं, दीज आर नथिंग बट द पोरस कार्बन रॉड। बराबर है, डन। एंड लेटर ऑन ये जो पर्टिकुलरली रॉड होते हैं इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में आप लोगों का प्लैटिनम होता है, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कंटेनिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली divided platinum. Okay, containing small amount of finely divided platinum. Finely divided platinum. ठीक है, डन। जो काम करता है एक्ट एज अ कैटालिस्ट, जिसका काम होता है कैटालिस्ट की तरह वो काम करेगा, एक्ट एज अ कैटालिस्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो क्या होते हैं इसके अंदर, दो पोरस कार्बन रॉड होते हैं, एज एन एनोड और एज एन कैथोड। दोनों के पास में स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम होता है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर जो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो हॉट सॉल्यूशन ऑफ KOH होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो कौन सा होता है, हॉट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KOH। ओके, इसके अंदर जो आप करोगे इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे वो रहेगा हॉट एक्वियस KOH। ठीक है, ये काम करेगा एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है और इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, हॉट एक्वियस
सॉल्यूशन ऑफ KOH होता है, ठीक है, डन। तो ये जो कार्बन रॉड्स होते हैं, दोनों के दोनों कार्बन रॉड, जाहिर सी बात है किसके अंदर डीप रहेंगे, दे आर डीप इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आप लोगों के ये दोनों कार्बन जो रॉड रहेंगे, दे आर डीप इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि कौन सा होता है, हॉट एक्वस KOH होता है। कौन होता है इलेक्ट्रोलाइट, हॉट एक्वस KOH। क्लियर है, क्लियर। हाँ सर। अब देखिए ये जो एनोड होता है, इस एनोड से आप कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन गैस को पास करोगे, और ये जो कैथोड होता है, इस कैथोड से आप कंटिन्यूअसली किसको गैस पास, कौन सी गैस को पास करोगे, ऑक्सीजन गैस को। तो हाइड्रोजन गैस इज कंटिन्यूअसली पास थ्रू द एनोड एंड ऑक्सीजन गैस इज कंटिन्यूअसली पास थ्रू द कैथोड। क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर। हाँ, तो ये होता है फ्यूल सेल। तो ये होता है फ्यूल सेल का कंस्ट्रक्शन, सिंपल है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, दोनों के दोनों आप लोग के पोरस कार्बन रॉड से बने होते हैं, जिसके अंदर में स्मॉल अमाउंट होता है फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम का, जो एज अ कैटालिस्ट की तरह काम करता है। फिर ये दोनों इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डुबोया जाता है, जो कि रहेगा हॉट एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH। फिर आप हाइड्रोजन गैस को कंटिन्यूअसली पास करोगे थ्रू द एनोड, और कैथोड में से आप कंटिन्यूअसली पास करोगे ऑक्सीजन को। क्लियर है, क्लियर। यस सर। हाँ सर। अब इसके बारे में हम बात करेंगे इसके वर्किंग के बारे में, ठीक है। तो वर्किंग में आप लोगों को पता है क्या देना होता है, क्या देना होता है वर्किंग में, क्या बताना होता है रिएक्शन कैथोड एंड एनोड। बराबर रिएक्शन बताना होता है। तो पहला रिएक्शन बताइए कौन सा, ऑक्सीडेशन है एनोड। एनोड, ठीक है, डन। तो अब हम देखिए कि भाई एनोड के ऊपर किसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो बताइए एनोड के ऊपर से आप क्या पास कर रहे हो, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन जो होगा वो हाइड्रोजन का होगा, बट यहाँ ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है, डन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन का, वो सिर्फ हाइड्रोजन का होगा या फिर इस इलेक्ट्रोलाइट का भी कोई रोल होगा यहाँ पर, होगा। होगा, बराबर है। इलेक्ट्रोलाइट का रोल होगा। रोल क्या होगा, तो आपको पता है KOH है, तो KOH में K पॉजिटिव और OH नेगेटिव रहेगा। तो इसमें से ऑक्सीडेशन में कौन इन्वॉल्व होगा, K पॉजिटिव या OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का। OH OH नेगेटिव। नेगेटिव, बराबर है। तो ये जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होने वाला है वो किसके प्रेजेंस में होना है, OH नेगेटिव के प्रेजेंस में होने वाला है, ठीक है, डन। अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो फिर क्या लगता है आप लोग को प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो रिलीज होंगे, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा प्रोडक्ट क्या बन सकता है आपका यहाँ पर, ये दोनों के ऊपर फोकस करके बताओ क्या प्रोडक्ट बन सकता है। H2O। क्या बनता है, H2O बन सकता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर H2O। अब ध्यान दीजिए, हम इसको बैलेंस करवाना है। यहाँ पर टोटल एच कितने, 3 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 कर लेता हूँ तो 6 बन जाएंगे। अगर ये 6 बन जाएंगे तो ऑक्सीजन आप लोग इसको 6 बनाना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए, और ऑक्सीजन भी आप लोग के कितने, 3 है। चलो अगर मैंने 3 ऑक्सीजन बना लिए तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे, बट हाइड्रोजन की प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 5 हो जाएंगे, बराबर है। तो ये भी बैलेंस नहीं हो सकता, तो इसको हम अगर मैंने इसको 4 कर लिए तो अभी 4 ऑक्सीजन, और आप लोगों के 4 और 2 7 हाइड्रोजन हो रहे हैं, 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं, और ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, बराबर है। तो 4 ऑक्सीजन के लिए यहाँ 8, तो यहाँ पर मैं 2 टाइम्स लिख लेता हूँ, हो सकता है। बैलेंसिंग करवाना है, अरे हो गया क्या बैलेंस अभी, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 नेगेटिव चार्ज हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले गए यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया कौन सा, ऑक्सीडेशन एट एनोड। क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर। अब हम बात करेंगे किसकी, रिडक्शन एट कैथोड की। तो बताइए रिडक्शन किसका होना है, O2 गैस का। O2 गैस का। अब बताओ ये O2 गैस का जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या लगता है कितने इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा और किसके प्रेजेंस में गेन करेगा, K पॉजिटिव के प्रेजेंस में।
पॉजिटिव भी इसमें नहीं है। यहाँ पर ये H2O जो आप लोग का प्रोडक्ट बनेगा ना, पहले वाले रिएक्शन में ध्यान में रखना, अगर एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है, इसके लास्ट टाइम में भी हम लोगों ने जो पर्टिकुलर सेल देखा था, उस सेल में भी आप ध्यान दीजिए, वहां पर भी वही था। क्या था कि जहां पर आप लोग का OH नेगेटिव इन्वॉल्व हो रहा था और उससे H2O बन रहा था, उसी H2O का फिर आगे जाकर रिडक्शन हो रहा था। बराबर है, ये H2O का रिडक्शन पोटेंशियल K पॉजिटिव से ज्यादा होता है, हमेशा ध्यान में रखना। तो इसीलिए यहाँ पर जो रिडक्शन होगा वो H2O के प्रेजेंस में होगा और उसके लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और जैसे आप लोग देखा था कि हाइड्रोजन और OH नेगेटिव मिलकर H2O बना रहा है, तो ये H2O क्या बना देगा, अल्टीमेटली OH नेगेटिव बना देगा। ठीक है, तो यहाँ बना देगा वो OH नेगेटिव। तो आप लोग को सिर्फ क्या करना है, O को बैलेंस करवाना है। ठीक है, तो O को अगर मैं बैलेंस करवा दूंगा तो यहाँ पर दो 4 हो गए O, और हाइड्रोजन भी 4 हो गए, बैलेंस हो गए सबके सब। क्लियर है, चेक कीजिए यहाँ पर। क्लियर है। ओके, तो इस तरह से आप लोग का क्या हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो बताइए अभी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनेगा आपका। ओवरऑल सेल रिएक्शन बताइए फटाक से, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनेगा। 2H2 plus 4OH negative gives 4H2O plus 4 electrons. क्या हुआ, सर नीचे का नहीं दिख रहा। का नहीं देख रहा। later on O2 gas O2 plus plus 2 times 2H2 of liquid plus 4 electrons 4 electron use 4 times gives of 4OH OH negative. negative। हाँ बताइए क्या कट हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 कट हो electrons, जाएगा। 4 हाँ 4 2H2O OH negative. 4 OH नेगेटिव। तो बताइए ओवरऑल रिएक्शन में क्या बचा फिर आपका, 2 टाइम्स ऑफ H2 गैस 2H2O plus 2H2 O2 gas, gives O2 gas 2 gives टाइम्स ऑफ 2 times of 2 times of H2O. H2O. राइट। तो यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट बना हुआ है आप लोग का, बाय प्रोडक्ट क्या बना हुआ है, 2H2 plus वाटर बना हुआ है। और आप लोग को पता है वाटर जो होता है एक ऐसा बाय प्रोडक्ट होता है जो काफी ज्यादा इस्तेमाल मतलब यूजफुल होता है हम लोग के लिए। बराबर है, डन है ना। हाँ सर। तो ये इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा सेल होता है। ठीक है, ये जो होता है ये सेल इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं इसका सेल पोटेंशियल। तो इसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो 1.20 होता है। ठीक है, इसका जो सेल पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल वो होता है 1.23। कितना होता है इसका सेल पोटेंशियल, 1.23 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ, अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके एडवांटेज और इसके यूजेस के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके एडवांटेजेस। ठीक है, तो बताइए क्या क्या एडवांटेजेस आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बताइए मुझे। क्या होता है, सबसे पहला वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो वाटर इज फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होता है। वाटर इज फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट, फॉर्म एज बाय प्रोडक्ट। तो ये बाय प्रोडक्ट वाटर तैयार हो रहा है, इसका मतलब ये काफी ज्यादा इको फ्रेंडली है सेल है। बराबर है, ये कैसा हो जाता है, काफी ज्यादा इको फ्रेंडली हो जाता है। राइट, हाँ सर। Yes sir. ठीक है, डन। तो अल्टीमेटली ये नॉन पोल्यूटिंग सेल होता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, नॉन पोल्यूटिंग हो जाता है। दे इसके बाद में इसमें जो रिएक्शंस होते हैं ये आप लोग को क्या करने होते हैं, रिएक्शन आर सप्लाइड। ठीक है, इसको आपको सप्लाइड करना होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। इट कांट बी डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड मतलब फेंक देना। ओके, डिस्कार्डेड ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ
रिएक्शन, बराबर है। मतलब क्या होते हैं बाकी के सेल की दिक्कत क्या होती है कि उसमें जैसे सारे के सारे रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेल को फेंक देना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ये सिंपली सेल रहता है, आप ऑक्सीजन सप्लाई कर दोगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को, तो ये सेल काम करना शुरू कर देगा, और बंद कर दोगे तो आप उसको वापस से रख सकते हो, और फिर जब भी आप लोग को जरूरत पड़े फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सप्लाई देकर इसको वापस आप क्या कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये इसका सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज होता है। लेटर ऑन इसकी जो इफिशियंसी होती है ऑफ सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी इज नियर अबाउट 70%, ठीक है। दैट इज थर्मल प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की इफिशियंसी होती है, द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इफिशियंसी, ठीक है, is higher than that of थर्मल पावर, ठीक है। थर्मल पावर से भी इसकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई करने की जो क्या होती है इफिशियंसी होती है वो लगभग ज्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की इफिशियंसी होती है वो लगभग 70% होती है, जबकि थर्मल पावर जो हमारा चंद्रपुर का थर्मल पावर होता है उसकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई करने की इफिशियंसी जो होती है वो 40% होती है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, देन इसके बाद एडवांटेजेस के बाद में हम बात करेंगे अभी इसके डिसएडवांटेजेस, कि भाई क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो बताइए, सबसे पहला तो डिसएडवांटेज क्या होता है, आप लोग को अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन जो गैस होता है ये काफी ज्यादा हजार्डस होता है। H2 इज वेरी हजार्डस, एक तो ये काफी ज्यादा हजार्डस होता है, मतलब हार्मफुल होता है। सेकंड, इसको प्रिपेयर करना कॉस्टली होता है, प्रिपरेशन ऑफ H2 इज कॉस्टली, इसको प्रिपेयर करना काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके सबसे बड़े दो ड्रॉबैक होता है, ठीक है। और लेटर ऑन क्या होता है, इसका वही ड्रॉबैक होता है जो इसका एडवांटेज भी होता है, तब तक काम करेगा जब तक सप्लाई चलते रहेगा। इट वर्क ओनली ऑन सप्लाइंग, ओके। ये सिर्फ काम करेगा जब आप क्या करोगे, उसको सप्लाई प्रोवाइड करोगे। अगर आपने सप्लाई बंद कर दिया तो ये काम करेगा क्या? नहीं। नहीं। ठीक है। तो ये होता है इसका। अब इसके बाद में इसके हम बात करते हैं यूजेस की, ठीक है। तो यूजेस क्या क्या दिए हुए, सबसे पहले इसका जो यूज दिया हुआ है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दिया हुआ है, ठीक है। बट इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही चला रहे हैं, ठीक है। काफी सालों से, मतलब पिछले 10 सालों से एक ऐसी कार बनाने की कोशिश की जा रही है जो हाइड्रोजन सेल पर दौड़ सके, ठीक है। और इसके काफी सारे मॉडल भी बनाए जा चुके हैं, डेमो मॉडल बनाए जा चुके हैं। बट क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, उसके डिसएडवांटेज इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना और उसका हैंडल करना काफी ज्यादा हजार्डस हो जाता है। तो राइट नाउ इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जस्ट एज अ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज आप यूज करो। ये इसका सबसे पहला, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आप इसको हो रहा है, ठीक है। तो यूज एज एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन ऑटोमोबाइल, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसको आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। क्लियर है? डन। ये इसका पहला यूज दिया हुआ है। सेकंड यूज जो दिया हुआ है दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर इन द स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। स्पेस प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इन स्पेस इंडस्ट्री। क्योंकि देखिए स्पेस इंडस्ट्री में इसको इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एक तो पहले क्लीन एनर्जी सोर्स है, दूसरा इसका बाय प्रोडक्ट पानी होता है, जो पानी को वो एस्ट्रोनॉट यूज कर सकते हैं पीने के लिए, इसीलिए इसको स्पेस प्रोग्राम में ज्यादातर यूज किया जाता है। बराबर है? डन। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देन इसका फ्यूचरिस्टिक भी दिया हुआ है कि इट इज पॉसिबल दैट इट कैन बी एक्सप्लोर एज अ पावर जनरेटर इन हॉस्पिटल, होटल्स एंड होम, ठीक है। फिर ये तो फ्यूचरिस्टिक है कि इन फ्यूचर इट कैन बी यूज एज अ पावर सप्लाई, फॉर हॉस्पिटल, होम एंड इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब खुद के पावर सप्लाई भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है बाय यूजिंग दिस, बट ये फ्यूचर है, अभी भी इसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ।
हाँ, तो ये होता है आप लोग का हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। गॉट इट? हाँ सर। समझ में आ गया क्या? अब हम बात करेंगे दैट इज द डिफरेंस एंड द सिमिलैरिटीज बिटवीन द फ्यूल सेल एंड द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये मैं जैसे स्टार्टिंग की तभी मैं आपको समझा चुका था, लेकिन वापस एक बार जरा चेक कर लेते कि भाई क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस होते बिटवीन दिस फ्यूल सेल एंड द आप लोगों के गैल्वेनिक सेल। इन लोगों के बीच में आप लोगों के क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज। तो बताइए क्या होता है सिमिलैरिटीज में? दोनों भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हाँ। कन्वर्ट करते हैं। केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। दोनों में भी क्या होता है, एनोड और कैथोड होता है, और दोनों में भी एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आ रहा है? डन? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, देन अभी डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंसेस में क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा भी है, गैल्वेनिक सेल में रिएक्टेंट्स ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं, जबकि फ्यूल सेल में वो स्टोर्ड नहीं होते, जबकि उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअसली सप्लाई करके रखते हैं। बराबर है? बराबर हाँ है? सर। हाँ, राइट। जिसका फायदा ये होता है कि गैल्वेनिक सेल जो होता है वो रिएक्टेंस खत्म होने के बाद वो क्या होता है, डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हो। बराबर है? ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ। लेटर ऑन नेक्स्ट वन जो होता है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलरली रिएक्शन जो इन्वॉल्व होता है, कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है फ्यूल सेल के अंदर? कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है? कंबशन रिएक्शन होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में कंबशन रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। नहीं होता। बराबर है ना? रिएक्शन उसमें भी होता है रेडॉक्स टाइप का, लेकिन वो कंबशन टाइप का होता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द गैल्वेनिक सेल एंड द कौन सा सेल आपका फ्यूल सेल। आ गया? फ्यूल। हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। और यहाँ पर हमारा फ्यूल सेल खत्म हो जाता है। अब कल जब हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, बट उससे पहले ध्यान में रखना अगले संडे को जो आप लोग का टेस्ट रहेगा वो केमिस्ट्री का रहेगा, और केमिस्ट्री का जो टेस्ट रहेगा उसके टॉपिक रहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो खत्म होगा, साथ में थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। 2 चैप्टर मिलाकर होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम खत्म करेंगे और साथ में थर्मोडायनेमिक्स जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। क्लियर है? और आप में से अगर किसी भी बच्चों को सेपरेट टेस्ट देने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पे, तो ये इन बीच के दिनों में कभी भी दे सकते हैं। वो आप मुझे डायरेक्टली बता दो, ठीक है, व्हाट्सएप पर बता दीजिए या फिर फोन करके बता दीजिए कि सब मुझे ये टेस्ट देना ये दिन पर, आप लोगों को उस टाइम पर वो वाला टेस्ट भेजा जाएगा। ठीक है? क्लियर है? उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? यस सर। ओके सर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चले खत्म करते हैं क्लास अभी।